बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कल हमने इसमें सिलेबस देखा था फर्स्ट यूनिट का और इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था मैनेजमेंट का, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी मैनेजमेंट की और एग्जाम्पल देखा था, यूज ऑफ मैनेजमेंट देखा था कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है ये मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल कोई योजना बनाकर मतलब प्लानिंग करके, संगठन करके मतलब ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग मतलब किसी भी चीज को दिशा देना, और नियंत्रण करना मतलब अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है, ओवरफ्लो आ रही है तो उसे कंट्रोल में कैसे लाना है। ये सारी चीजें करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। कल भी मैंने आपको ये बताया था, या और भी सिंपल तरीके से बोले तो मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी कार्य को सही तरीके से करना और सही टाइम से करना। मतलब अगर जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी भी मतलब जो अपने वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उससे काम करवाता है। वो क्या करता है, एक टाइम लिमिट होती है उसकी और उसका एक पैसेंस होता है कि उसको क्या करवाना है, वो उसको करवाता है। ये होता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एक मैनेजर करवाता है, ये बात हमेशा आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 स्टेप है। फर्स्ट है प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट है प्लानिंग मतलब योजना बनाना। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठित करना। स्टाफिंग मतलब रोल के अकॉर्डिंग उसको काम में लगाना, जो भी पर्सन जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको रोल के हिसाब से काम में लगाना, स्टाफिंग होता है। डायरेक्टिंग जैसे कि जो भी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, ये सारी चीजें होती है डायरेक्टिंग में। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे कोई वर्क हो रहा है और उसको कंट्रोल करना है, या उसमें बजट ज्यादा लग रहा है या काम वो अरेंज नहीं हो पाया है, उसे कंट्रोल में करना, ये होता है कंट्रोलिंग। तो ये 5 स्टेप है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्लानिंग। ओके, प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं। प्लानिंग इज द process of decision in advance what to do, how to it, when do it and who is do it in the order of achieve organization goal। ठीक है, प्लानिंग की डेफिनेशन कहती है कि प्लानिंग वह प्रक्रिया है जिसमें से पहले से तय किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है और किसके द्वारा तय करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए पहले से प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग क्या है। एग्जाम्पल कहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट होता है ना, जैसे कि कभी कभी देखा है आपने, आपके स्कूल में हुआ होगा, एनुअल फंक्शन होता है, फेयरवेल पार्टी होती है, तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे का। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे प्लानिंग स्टार्ट किया था। प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है किसी स्कूल प्रिंसिपल को वार्षिक खेल प्रतियोगिता मतलब एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी तारीख तय करेंगे कि वो किस तारीख को करना है। उसके बाद तय करेंगे, बजट बनाते हैं कितने बजट में हमारा जो प्रोग्राम है, जो
एनुअल स्पोर्ट्स डे हो कितने बजट में कंप्लीट हो जाएगा, एक अच्छा बजट तय करते हैं। फिर गेम्स, जो भी गेम्स करवाना है, जो एक्टिविटी करवानी है वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से गेम करवाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करवाना है। उसके बाद की टीचर स्टूडेंट को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, कि स्टूडेंट को क्या चीज़ें करनी है, टीचर्स को क्या करना है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। वेदर एंड अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव सोचा जाता है, मतलब कैसे, जैसे कि बारिश का मौसम है, ठीक है, तो बारिश होने की संभावना हो सकती है, इसलिए उसने पहले से अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है कि अगर बारिश हो तो कोई दिक्कत ना आए, सब सम हो जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले उसको प्लानिंग की जाती है, मतलब कोई भी इवेंट हो, या तो एनुअल फंक्शन हो, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो, या फेयरवेल पार्टी हो, या कोई भी अन्य प्रोग्राम हो, किसी की शादी हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली बनाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में इसका ये फर्स्ट स्टेप था, प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी भी, मतलब जो कार्य होना है, जो इवेंट होना है, उसको ऑर्गेनाइज करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ arranging, grouping and assessing the authority and resources among member of the organization to achieve the प्लान ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजिंग वह प्रक्रिया है जिसके कार्यों, अधिकारों, संसाधनों को बांटा और व्यवस्थित किया जाता है ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सके। इसलिए सबसे पहले क्या जाता है, उस जो इवेंट है उसमें सबको जो भी उनको काम दिया जाता है उसको बांटा जाता है व्यवस्थित तरीके से, उनका जो अधिकार है वो बांटा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एनुअल स्पोर्ट्स डे का, ठीक है, तो उसको वो एग्जाम्पल को यहीं भी यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं ना। प्लानिंग तो आपने देख लिया था कि प्लानिंग में क्या क्या बजट तय हो गया था, तारीख तय हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था। अब होगा ऑर्गेनाइजिंग, मतलब काम को बांटा जाएगा। जब प्रिंसिपल ने प्लानिंग पूरी कर ली, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, ऑर्गेनाइजिंग शुरू होती है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, टीचर्स को अलग अलग कमिटी में बांट दिया जाता है, जैसे डेकोरेशन, गेम्स, डिसिप्लिन और रिफ्रेशमेंट। मतलब जैसे कि जो कमेटी होती है उनकी कमेटी बनाते हैं टीचर्स की। जैसे कि स्कूल में 40 लोग का स्टाफ होता है, कहीं 50 लोग का स्टाफ होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक टीचर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, नहीं, कमेटी बनाई जाती है। जैसे कि 10 टीचर की कमेटी या 5 लोग की 5 टीचर्स कमेटी, ऐसी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। कमेटी में फिर क्या क्या होता है कि जैसे कि 10 टीचर्स, मतलब 10 टीचर को दे दिए डेकोरेशन, 10 को दे दिए गेम्स, जो भी गेम्स करवाना है उसकी प्लानिंग करने के लिए, और 10 टीचर जैसे कि डिसिप्लिन में, कि उनको डिसिप्लिन बनाए रखना है, सारी चीज़ें देखनी है। रिफ्रेशमेंट मतलब रिफ्रेशमेंट मतलब जैसे कि चाय, खाना पीना, इसका अरेंज करना, ये रिफ्रेशमेंट तैयार किया जाता है सारी चीज़ों के लिए, मतलब कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। स्टूडेंट को अलग अलग एक्टिविटी असाइन किए जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं डांस में करते हैं, कुछ बच्चे एंकरिंग करते हैं, कुछ मतलब मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग इन मैनेजमेंट, कुछ बच्चे हेल्पिंग करते हैं मैनेजमेंट में। तो सारे के बच्चों की भी एक कमेटी बनाई जाती है, अलग अलग उनको बांटा जाता है कि कौन क्या करेगा, वैसे टीचर भी और स्टूडेंट को भी, ठीक है। बजट के हिसाब से अलग अलग कामों के लिए रिसोर्स एलोकेट होते हैं, जैसे साउंड सिस्टम, ग्राउंड डेकोरेशन और प्राइजेस। जैसे कि अगर आपने बजट फिक्स किया है कि 50,000, ठीक है, अब आपको देखना है कि 50,000 में सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको उसी में साउंड सिस्टम अरेंज करना है, ग्राउंड डेकोरेशन करना है, और जो प्राइजेस लाते हैं टीचर्स के लिए या स्टूडेंट के जो भी प्राइजेस लाया जाता है वो तय किया जाता है कि उस बजट जो तय किया गया 50,000 हो या 60,000 हो, एक बजट फिक्स होता है, उसमें उसको कंप्लीट करना है, उस बजट के बाहर वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, हर कमेटी को एक हेड टीचर बना दिया जाए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्लियर है। जैसे कि अगर 10 टीचर्स की एक कमेटी बनी है तो उसमें एक को हेड बनाया जाता है। क्यों? कि अगर जैसे कि टाइम पर काम नहीं होता है, अरेंजमेंट नहीं होती है, वो कोई चीज़ मैनेज नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे को दोष देते हैं कि आपने नहीं किया या आपने नहीं किया। इसलिए उस कमेटी में एक हेड बनाया जाता है। अगर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको लेकर वो करता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम, रिसोर्सेज को सही लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग की डेफिनेशन देखते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द पीपल रिक्वायर्ड टू फिल द रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के विभिन्न पदों पर सही व्यक्ति की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास किया जाता है। जैसे कि हमने वहां पर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग किया था। ऑर्गेनाइजिंग में टीचर्स को काम देता है कि कौन गेम्स में जाएगा, कौन डिसिप्लिन करेगा, कौन डेकोरेशन में ध्यान देगा। ये सारी चीजें हमने वहां बांट दी है। पर क्या होता है कि सही व्यक्ति को सही जगह लगाना ही स्टाफिंग है। मान लो जैसे कि आपने कोई टीचर है, जो कमेटी बनी है, वो कमेटी जो बनी है टीचरों की, और आपने उसको डेकोरेशन का काम दिया और उन्हें डेकोरेशन आता ही ना हो, वो स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छी हो, तो ये गलत है ना। उनको उसके अकॉर्डिंग, जो उनकी जो कर सकते हैं, उनके अनुभव के अकॉर्डिंग उन्हें काम बांटा जाता है, वो होता है स्टाफिंग। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जब प्रिंसिपल ने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग में कमेटी बना दी, अब बारी बारी आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग कैसे करनी है? ठीक है, डेकोरेशन कमेटी में ऐसे टीचर चुने गए जिनको डेकोरेशन का अनुभव है। ठीक है, मतलब उन टीचरों को चुना जाए जिसको डेकोरेशन का अनुभव है, और उनको डेकोरेशन का अनुभव ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? इसलिए और स्टाफिंग में यही होता है, काम को उनके रोल और उनके अनुभव के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट कमेटी में ऐसे पीटी टीचर और स्टूडेंट लिए गए जिन्होंने खेलों की अच्छी समझ हो। ठीक है, स्पोर्ट जो कमेटी है उसमें ऐसे टीचर को लेना चाहिए जिसको उसका अनुभव हो। ठीक है, एंकरिंग के लिए ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। जैसे कि आपने एंकरिंग के लिए एक स्टूडेंट चूज किया, ठीक है, अब पता चल रहा है कि उसको एंकरिंग नहीं आती हो या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो, वैसा नहीं। इसलिए सबसे पहले वो जाना जाता है कि किसको कम्युनिकेशन स्किल्स किसकी अच्छी है, कौन एंकरिंग अच्छे से कर सकता है, ये चीज़ों को पहले जाना जाता है। या उनको नहीं आ रहा तो उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज की जाती है, उसके बाद उनको रोल दिया जाता है। ये क्या होता है? स्टाफिंग होता है। अगर किसी को काम में कमी है, ठीक है, जैसे जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे किसी को माइक चलाना नहीं आ रहा है, स्टेज मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, तो उसे पहले शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग देंगे तो वो चीज़ सीख जाएगा और उसके बाद वो कर पाएगा। ठीक है, ये होता है स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है कि वैसे इंसान को चुने उस चीज़ के लिए, उस रोल के लिए जो उसके लिए परफेक्ट हो और वो चीज़ वो कर सके। ठीक है, अनुभव के हिसाब से काम बांटा जाता है, उसके रोल के हिसाब से उसको दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक ठीक है, फोर्थ स्टेप है डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब दिशा देना, किसी भी चीज को दिशा देना, मोटिवेट करना। ठीक है, डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली। ठीक है, डायरेक्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को संगठन के लक्ष्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा, पर्यवेक्षण और नेतृत्व मतलब लीडरशिप, पर्यवेक्षण मतलब सुपरवाइजिंग, प्रेरणा मतलब मोटिवेट, गाइडिंग गाइडेंस देना मतलब मार्गदर्शन देना, उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। मतलब सिंपल से रखा हो तो उसको एक न्यू डायरेक्शन दी जाती है, वो क्या होता है? डायरेक्टिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स कमेटी को गाइड करते हैं कि कौन कौन सा काम करना है। ठीक है, अब उसमें कमेटी बनी हुई थी तो प्रिंसिपल उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे उस चीज के लिए कि आपको कैसे काम करना है। स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा पूरे कि वो, जैसे किसी ने रेस में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने डांस में किया है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, तो उनको पूरे
मतलब मोटिवेट किया जाता है कि वो पूरे उत्साह से पूरे डिसिप्लिन में आकर वो काम को करे और उस चीज में पार्टिसिपेट किए हैं तो उस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाए। ये चीज क्या होती है, डायरेक्टिंग होती है, उनको एक सही दिशा मिल जाती है। टीचर सुपरवाइज करते हैं कि डेकोरेशन, प्रैक्टिस और अरेंजमेंट समय पर पूरे हुए या नहीं। मतलब जो टीचर से जो कमेटी बनी हुई है वो मतलब उसकी सुपरवाइज करती है कि काम हुआ है या नहीं, कुछ चीज बची तो नहीं है, टाइम पे होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें क्या करती है, समय पूरे हुए यानी वो देखती है। ठीक है। स्पोर्ट डे पर प्रिंसिपल लीडरशिप दिखाता है, मतलब जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का प्रिंसिपल वो लीडरशिप दिखाता है, मतलब वो पूरे स्कूल को लीड करता है, सारी कमेटी से बोलता है काम हुआ या नहीं, वो सारी चीज अरेंजमेंट देखते रहते हैं और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। डायरेक्टिंग के बिना टीम टीम कंफ्यूज हो जाती है और रिजल्ट सही से नहीं आता। अगर टीम को डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, टीम कंफ्यूज हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम को देखा नहीं जाएगा तो क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा, चीजें बिगड़ जाएगी। इसलिए डायरेक्टिंग भी बहुत जरूरी है। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। इसके बाद लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इज it with planned standard and talking corrective action in needed to achieve the goal। मतलब कंट्रोलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक कार्य को मापा जाता है, उन्हें योजना के अनुसार तय मानकों की तुलना की जाती है और आवश्यक पड़ने पर सुधार के कदम उठाए जाते हैं। मतलब जैसे जो काम हो रहा है, क्या होता है कि वो जो फिक्स, मतलब आपने कोई फिक्स वो जो अमाउंट था आपका, उसके अंदर काम नहीं हो पाया तो उसे अरेंज करना, या अरेंजमेंट नहीं हो पाई तो ज़्यादा वर्कर्स लगा के काम करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना कि ताकि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना। जैसे एग्जाम्पल है कंट्रोलिंग का, प्लान में तय हुआ था कि स्पोर्ट डे सुबह 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में देखा गया कि अरेंजमेंट लेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर अरेंजमेंट लेट हो रहे हैं तो क्या होगा, तुरंत करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। और जैसे कि अगर 9 बजे स्टार्ट होना था और उस चीज को 10 से 11 बज रहा है, मतलब ऐसा कि अरेंजमेंट हुआ नहीं है। अरेंजमेंट मतलब अगर 10 लोग करें उसमें 5 लोग और जुटाकर उस काम को जल्दी किया जाएगा ताकि जो फंक्शन है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जिसके बजट में 50,000 फिक्स किया गया था। ठीक है, अगर अब बजट 50,000 फिक्स हुआ है और एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, 55,000 हो गया, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या क्या जाएगा, प्रिंसिपल देखता है कि किस जगह एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल उस चीज को कंट्रोल करेगा कि कहाँ पर वो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, कहाँ नहीं होना था, उस चीज पर वो क्या लेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, ताकि अगर अदर जैसे कभी और फंक्शन होता है वो उस चीज के लिए वो नोट डाउन कर लेगा कि भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था जो नहीं होना था, उस चीज को कंट्रोल करेगा। तो ये था कंट्रोलिंग। जैसे कि और क्या है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन और डिसिप्लिन का रिजल्ट चेक किया गया। ठीक है, अगर कहीं कमी कमी रही तो अगली बार के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया गया। जैसे कि फंक्शन चल रहा है तो देखा जाएगा कि डिसिप्लिन सही है या नहीं, डिसिप्लिन अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो उस चीज को नोट किया जाएगा ताकि वही गलती बार बार ना हो। ये क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये आपके 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी में मैनेजमेंट के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, कल हम जिसके हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल देख लिया था, उसका यूज ऑफ मैनेजमेंट भी देख लिया। आज हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखा। ठीक है, क्या कि उसके कार्य क्या है। जैसे कि फंक्शन ऑफ जो मैनेजमेंट थे जिसके 5 स्टेप थे,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या था, उसका फंक्शन था। यही चीज़ें प्रोसेसिंग में आती है। आप प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ फंक्शन एंड ऑफ मैनेजमेंट, यही 5 स्टेप आती है, आप याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर द स्पेशल गोल ऑफ और एम दैट मैनेजमेंट want to achieve through planning, organizing, directing and controlling the activities of an organization, ठीक है। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 स्टेप है, आप जब तक मैनेजमेंट पढ़ेंगे ये आपको सुनने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन है, प्रबंधन के उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, वे लक्ष्य मतलब वो गोल, परिणाम मतलब रिजल्ट होते हैं। मतलब प्रबंधन के उद्देश्य वे लक्ष्य और परिणाम होते हैं जिन्हें किसी संगठन का प्रबंधन अपनी योजनाओं, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मतलब जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसी से क्या होता है, ये जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, परिणाम होते हैं, इसी के द्वारा हम उसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव गाइड मैनेजर एंड एम्प्लॉइज is their work and ensure that all efforts move toward the success of the business। मतलब ये उद्देश्य ही प्रबंधकों और कर्मचारियों, मतलब जो मैनेजर होता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, ये जो उद्देश्य हमारे प्रबंधक और कर्मचारियों को दिशा दिखाते हैं। मतलब जो भी हमारा मैनेजर होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो भी मैनेजर होता है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको क्या कहता है, एक दिशा दिखाता है। ये क्या उद्देश्य जो है, एक दिशा दिखाते हैं और उनके कार्य को संगठन की सफलता की ओर ले जाते हैं। मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके तरफ ले जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट के जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव, वो बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्ट, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, ठीक है, संस्था के ऑब्जेक्टिव से क्या उद्देश्य होना चाहिए, सोशल मतलब सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट उद्देश्य है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, मतलब संगठनात्मक उद्देश्य या किसी संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका मेन फोकस है, यह ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट सब पॉइंट क्या है, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो किसके थ्रू है, यहाँ पर सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट, इसी से रिलेटेड है। अब इसके सब पॉइंट में दिए गए हैं सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहीं भी आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसका सिंपल सा मीनिंग है भैया ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट इसी से रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉफिट ही ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी, क्योंकि उसमें जैसे कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस अपना खर्चा कैसे निकालेगा, जो उसमें एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी कैसे अरेंज होगी, जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मैनेज कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन का में प्रॉफिट होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, प्रॉफिट का इनाम रिस्क से है, ठीक है। जब तक रिस्क लेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट का इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना
ज़रूरी है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएगी, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दिया है, एक कपड़े की दुकान अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। अगर एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, उस दुकान में कोई कस्टमर नहीं आएगा, उसका सामान नहीं बिकेगा, उसके कपड़े नहीं बिकेंगे, दुकान कैसे चलेगी? ठीक है, उसके सामान जब तक बिचे मतलब उसका सामान नहीं बिकेगा, उसके कपड़े नहीं बिकेंगे तो वो नहीं चल पाएगी, इसलिए उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। सेकंड है ग्रोथ, ठीक है, मतलब विकास। ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कंटिन्यूसली ग्रो करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है कि वो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली ग्रो करे, ठीक है। जैसे कि उससे क्या होगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, नई ब्रांच खोलना, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ठीक है, नई ब्रांच खोलेगी, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेगी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अमूल पहले सिर्फ दूध बेचता था, ठीक है, अमूल सिर्फ पहले दूध बेचता था, अब क्या बटर, चीज, आइसक्रीम तक एक्सपेंड कर गया है। अमूल एक ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड का सबसे पहले दूध ही मिलता था, आजकल इसका बटर मिलने लगा, चीज मिलने लगा, आइसक्रीम मिलने लगी है, ठीक है। ये क्या हुआ, कंपनी ग्रो किया, इस कंपनी ने ग्रो किया इसलिए उसके प्रोडक्ट मतलब अलग अलग लॉन्च हुई है। आजकल मतलब अमूल जो ब्रांड है उसकी जो उसका ब्रांड अलग अलग कंपनियां यूज कर रही है, मतलब इसका जो ब्रांड है एक दो कंपनी ने इसका ले रखा है कि वो अमूल के ब्रांड का सामान बेच सकती है, हर कोई नहीं बेच सकता, इसलिए कंपनी का ग्रो करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड है सर्वाइवल, मतलब अस्तित्व बनाए रखना। हर कंपनी को लंबे समय तक मार्केट में टिकना है, ठीक है, इसके लिए बदलते कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और कस्टमर डिमांड के अनुसार अडॉप्ट करना जरूरी है, ठीक है। और किसी भी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखना है कि वो डूबे ना, वो बनी रहे, उसका अस्तित्व लगा रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उस जैसे कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको कंपटीशन दो, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी न्यू लॉन्च होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक है, कस्टमर के डिमांड के अनुसार उसको अडॉप्ट करो। अगर कस्टमर किसी चीज़ की मांग कर रहा है तो उसे अडॉप्ट करो, उस चीज़ को लाओ, तो क्या होगा, कंपनी क्या सर्वाइव करते रहेगी, उसका अस्तित्व बना रहेगा। अगर आप उस चीज़ का जो कस्टमर डिमांड कर रहा है आप वो चीज़ें नहीं लाएंगे तो क्या होगा, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो डूब जाएगी, है ना। इसलिए सर्वाइव करना ज़रूरी है, उस चीज़ को उस कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उस चीज़ को लाओ आप। इसका एग्जाम्पल दिया है, नोकिया मोबाइल मार्केट में टिक नहीं पाया है क्योंकि उसने स्मार्टफोन अडॉप्ट नहीं किया। अगर वो स्मार्टफोन अडॉप्ट कर पाता तो आज उसका अस्तित्व रहता, वो कंपनी चलती, पर वो कंपनी नहीं चली, क्यों, क्योंकि उसने स्मार्टफोन अडॉप्ट नहीं कर पाया, ये उसका इशू था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइव, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही उसका काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट का सोचे तो सोसाइटी का क्या होगा, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, मतलब उचित दाम पर अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देना और उनसे अनफेयर प्रॉफिट ना कमाना। अगर जो चीज़ें आप 10 रुपए की है, आप क्या होता है जैसे कि गांव में उस चीज़ को सोचे कि बूढ़ा आदमी है या उसे नहीं पता होगा तो चीज़ें क्या होता है ज़्यादा में बेच देते, उससे क्या होता है अनफेयर प्रॉफिट कमाते हैं पर उससे लॉस होता है। जैसे कि देखो, पतंजलि सस्ते दाम पर हर्बल प्रोडक्ट देती है, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ करी हुई है, वो ग्रोथ कर रही है, वो सोसाइटी के बारे में सोच रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट का सोचे तो सोसाइटी का क्या होगा, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है।
सेकंड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण की रक्षा, पॉल्यूशन कम करना, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना, वेस्ट रिसाइकल करना, मतलब जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करना। आप उस चीज को और कूड़े में फेंक देते हैं, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। और वही चीज को आप रिसाइकल करते हैं तो क्या, इन्वायरमेंट की रक्षा होगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो इसकी एग्जाम्पल दिया है, इन्फोएस एंड अपने कैंपस में सोलर पावर और ग्रीन बिल्डिंग यूज करता है। इससे क्या होता है, जैसे कि इन्फोएस कैंपस में सोलर पावर और ग्रीन बिल्डिंग यूज करता है, उससे ये हो रहा है कि उसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में है। इसलिए इसका सोसाइटी भी का फायदा हो रहा है, इसमें सोसाइटी का कोई लॉस नहीं है। सोसाइटी के बारे में सोचते हुए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार उत्पन्न करना। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, स्किल एंड अनस्किल दोनों काम मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो रोजगार उत्पन्न करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है उसको अच्छी जॉब दे दो, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको ऐसी जॉब दे दो जो वो कर पाए, जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल दिया है, ओला और उबर ने लाखों ड्राइवर्स को रोजगार दिया। ओला और उबर जो चलाते हैं, हर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी वो बिना पढ़ा लिखा होके भी रोजगार कमा रहा है, तो क्या एक उनके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इस एम्प्लॉय को रोजगार उत्पन्न करने के लिए सोसाइटी में इतना ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्किल्ड के लिए भी और अनस्किल्ड के लिए, अगर आप स्किल्ड वालों को जॉब देंगे तो अनस्किल्ड वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ है सोशल वेलफेयर में सामाजिक कल्याण, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में मदद करना। एग्जाम्पल दिया, टाटा ग्रुप ने जमशेदपुर में हॉस्पिटल और स्कूल बनाया, तो उसने क्या किया, सामाजिक कल्याण किया। वहां पर उन्हें जब स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, तो क्या हुआ, लोगों का फायदा हुआ, जो सोसाइटी के लोग थे उनका फायदा हुआ। जैसे कि हमने भोपाल में देखा है आपने, पीपल्स मॉल है, पीपल्स मॉल के अलावा उसने पीपल्स स्कूल खोला है, पीपल्स हॉस्पिटल खोला है, ये सारी चीजें खोली। इससे क्या हुआ, जन कल्याण हुआ, सामाजिक कल्याण हुआ, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हुआ और उस सोसाइटी का भी फायदा हुआ, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य। ये एम्प्लॉय और वर्कर्स की नीड, ठीक है, ये वर्कर्स की नीड और सेटिस्फेक्शन से जुड़े होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब खुद के लिए, जो पर्सनल यूज के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, उनकी नीड और उनके सेटिस्फेक्शन से जुड़े हैं। जैसे कि फर्स्ट सब पॉइंट इसमें फेयर सैलरी एंड इंसेंटिव, मतलब न्याय संगत वेतन, एम्प्लॉय को उनकी मेहनत और सही रिवॉर्ड देना, ठीक है। बोनस, कमीशन, इंसेंटिव देना, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, अगर वो अपना टारगेट पूरा करता है, ठीक है, अगर वो टारगेट पूरा करता है तो उसे उसे कमीशन मिलना चाहिए, उसे उस चीज का इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये क्या होगा, न्याय संगत वेतन, मतलब उसके उसको फेयर सैलरी मिलेगी, उसको उसका इंसेंटिव मिलेगा, जिससे क्या होगा, उसका पर्सनल पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो पूरा होगा, ठीक है। जिसके एचडीएफसी बैंक अपने एम्प्लॉय को ईयरली बोनस देता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को ईयरली बोनस भी देता है, तो किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता है। सेकंड है जॉब सिक्योरिटी, मतलब नौकरी की स्थिरता, एम्प्लॉय को लगे कि उसकी जॉब सेफ है, ठीक है, अचानक निकलने का डर ना हो। अगर कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है और उसे पता हो कि उसकी जॉब परमानेंट है, उसे निकाला नहीं जाएगा, तो और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जैसे सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और वो अटेंडेंस उनकी ना भी रहे तो उन्हें कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। वैसे अगर प्राइवेट सेक्टर हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी चीज में अगर एम्प्लॉय को पता रहे उसकी जॉब सेफ है तो और अच्छे से काम करेगा। इसलिए जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास, एम्प्लॉयज को नई स्किल सिखाना, फ्यूचर में हायर पोजीशन के लिए तैयार करना। जैसे जो एम्प्लॉय है उसको आप हायर एजुकेशन देंगे, उसको और स्किल सिखाएंगे, तो क्या होगा, अगर फ्यूचर में जो हायर पोजीशन में जाता है तो वो उससे उद्देश्य से हायर पोजीशन पे जा पाएगा। आप उसको अच्छे स्किल सिखाते हैं, उसको हर चीज आता है, तो उसका परमानेंट है, उसको अच्छी पोजीशन मिल ही जाएगी, ठीक है। इसलिए हर मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको न्यू न्यू स्किल सिखाना चाहिए।
इसके एग्जाम्पल दिया है इन्फोसिस ट्रेनिंग सेंटर, माइलस्टोन, जहाँ हर नए एम्प्लॉय को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही किसी को 3 महीने की या 15 दिन की कहो या 1 महीने की कहो, अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो एम्प्लॉय ग्रो करेगा और वो अच्छी जगह चले जाएगा, उसको नई स्किल आ जाएगी, वो हायर पोजीशन पे चला जाएगा। फोर्थ है जॉब सेटिस्फेक्शन, नौकरी से संतुष्टि। फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट, और जहाँ फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं, सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है। उसमें जैसे कोई एम्प्लॉय उसको अकेला फील नहीं होता, उसे अच्छा लगता है और उसको नौकरी से संतुष्ट रहती है। भले ही सैलरी कम हो वो चल जाता है, बाकी और उसको फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट मिलता है, वो उस जगह जॉब करने को चाहता है। ठीक है, फिर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इसको, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको किसी चीज़ के लिए उसके अच्छी अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, और उसको वहाँ रिस्पेक्ट मिले, सारी चीज़ उसको मिले, तो वो वहाँ पर जॉब करना चाहेगा।